साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। रात का समय है। बाबा अपने द्वारका माई में समाधि मुद्रा में है। सामने ही माधव का घर है, जो कि पाठशाला भी है और उसका घर भी है। दोनों पति पत्नी खाना खा पी कर सोने की प्रयास करते हैं। इतने में ही माधव को बांसुरी की आवाज सुनाई देती है कि कोई जंगल में बांसुरी बजा रहा है। काफी देर विचार करने के बाद वह उठता है, अपने घर से बाहर आकर देखता है। सामने द्वारका माई उसके घर से साफ नजर आती है। देखता है बाबा अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। पीछे सुनहरे रंग का चक्र चल रहा है। एक तरह से जैसे आप किसी अपने देवता का इमेजिन करते हैं, सपोज आप विष्णु भगवान का ही इमेजिन करते हैं कि हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और पीछे उनके चक्र घूम रहा है। उस तरह का प्रकाश बाबा के पीछे दिखाई दे रहा है। एक देव के रूप में बाबा की छवि नजर आ रही है। माधव हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में काफी देर तक सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसके बाद वह आकर सो जाता है। सुबह होती है। जिपरी गांव की जो लड़की है, पिछड़ी जाति की, नीच जाति की लड़की है जिपरी। अब पाठशाला में सभी बच्चों का एडमिशन हो चुका है। वह भी पढ़ने आने की जिद करती है। उसको भगा दिया जाता है। और कुछ नहीं, माधव ये इतना बोलते हैं कि जाके स्लेट, जिसको स्लेट ही बोलेंगे, तख्ती बोल लें, स्लेट बोल लें कि ये तेरे पास है, नहीं है तो लेकर आ। वो जाकर अपनी माँ से बोलती है। माँ की बस की नहीं है, बेचारे गोबर के कंडे बनाते हैं, उससे गुजारा उनका चलता है। इतने में वो कंडे लेकर बाईजामा के घर जाती है बेचने के लिए। बाईजामा उसको स्लेट दे देती हैं। वह स्लेट लेकर वो पाठशाला में जाती है। उस पाठशाला के गेट पर कुलकर्णी जी के दो बंदे पहरा देते रहते हैं। वो उसके हाथ से स्लेट लेकर तोड़ देते हैं। बेचारी रोती हुई बाबा के पास पहुंचती है। साईं, मेरी स्लेट तोड़ दी, मुझे स्कूल में नहीं आने दिया। अब दोस्तों, बाबा तो हर किसी का कष्ट दूर करते हैं जो बाबा के पास पहुंच जाए। उस बच्ची को तो बाबा बहुत चाहते थे। बाबा ने अपना पानी पीने का जो मटका था बाबा के पास, उसका पानी उलट दिया, मटके को उल्टा करके रख दिया कि ले ये तेरी स्लेट, इसके ऊपर लिखियो। अब जिपरी बड़ी असमंजस में कि मैं क्या लिखूंगी इसके ऊपर। बाबा ने तो घड़ा का पानी भी फेंक दिया, उल्टा करके रख दिया। आपने देखा होगा दोस्तों, शिरडी आप जाते हैं, द्वारका माई देखते हैं, काले रंग का एक जहां बाबा बैठते थे पत्थर है द्वारका माई में। वहीं पर ही सामने आला टाइप बना हुआ है। अब बाबा ने कहा सब्र रख, तुझे अभी दिखाता हूँ। अब वहाँ माधव जी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाबा की कृपा से वो सब वहाँ काले पत्थर के ऊपर आले के अंदर लिखा जा रहा है। अब बच्चों का स्टार्टिंग थी, कै खे गए गए के अलावा और क्या पढ़ाना था मास्टर जी ने बच्चों को, वो सब उसके ऊपर लिखा जा रहा है। जिपरी को बाबा पढ़ा रहे हैं। अब जिपरी क्लास खत्म हो जाती है, पाठशाला का टाइम खत्म हो जाता है। बाबा भिक्षा के लिए निकल लेते हैं। कुलकर्णी के आदमी बाबा की द्वारका माई में छानबीन करने के लिए, जिन उनका रोज का काम था बाबा की क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखते क्या है कि वहाँ तो जो माधव
जी ने पढ़ाया, वो बाबा के यहाँ डिक्टो लिखा हुआ है। जाके कुलकर्णी से कहते हैं कि माधव ने ऐसे ऐसे द्वारका माई में खंडर में जाकर भी उसे गरीब लड़की को पढ़ाया। कुलकर्णी सारी चीज समझते हुए, आखिर कुलकर्णी भी समझदार बंदा था, उसने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, लिखावट वगैरह सब मैच हो जाती है कि हाँ अध्यापक जी की ही लिखावट है। अब माधव जी परेशान कि कैसे होगा। कुलकर्णी के यहाँ से तो माधव लौटे आते हैं, लेकिन सीधे बाबा के पास जाते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। तब बाबा माधव को बोलते हैं कि क्या इस बच्ची का अधिकार नहीं है पढ़ने का? क्या ये नहीं पढ़ सकती? क्यों नहीं पढ़ सकती? इस तरह से गुरु ज्ञान की बातें चलती है। माधव तो मान जाता है, लेकिन माधव कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब कुलकर्णी का किया धरा है, वो नहीं चाहते। अब होते करते बात कुलकर्णी के पास पहुंचती है। कुलकर्णी के दिमाग में पता नहीं क्या नई चाल आती है। वो कहता है कि नहीं, ये लड़की पढ़ेगी। कि साईं इसका यश अपने आप को लेना चाह रहे हैं, मैं नहीं लेने दूंगा। इसका गरीब बच्चों को पढ़ाने का, पिछड़े बच्चों को पढ़ाने का भी मैं ही वाहवाही लेना चाहूँगा। इस तरह से कुलकर्णी उस बच्ची को अलाउ कर देता है। अब जिपरी पढ़ने के लिए स्कूल चली जाती है। जिपरी की पढ़ाई चालू हो जाती है। उधर एक नया वाकया चालू होता है शिरडी में। एक है ग्रामीण रानो जी, अच्छा खासा खेलता परिवार है। उनके सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं शरीर में। उनकी पत्नी दवाई लेने के लिए कुलकर्णी के पास भेजती है। कुलकर्णी महाराज चेकअप करने के बाद घोषित करते हैं ये कुष्ठ रोग है, जो छुआछूत की बीमारी। उसको अपने घर के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं कि बाहर से बात कर। इतने वो बेचारे रानो जी अपने घर पहुंचे, इतने पूरे गांव में रानो जी के कुष्ठ रोग की कहानी फैल जाती है। रानो जी अभी घर भी नहीं पहुंच पाए थे अपने, कि उनके परिवार वाले उनकी बीमारी से डर के उनका सभी सामान घर से बाहर फेंक देते हैं। उन्हें घर में नहीं घुसने देते हैं कि कहीं रहो, यहाँ घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मजबूरीवश उनकी पत्नी को भी परिवार का साथ देना पड़ता है, क्योंकि वह रोगी ऐसा था। अब कुलकर्णी को तो इस चीज़ का पता है कि कुष्ठ रोग है, छुआछूत की बीमारी एक से दूसरे को लग जाएगी। इसलिए वो बाबा को वो बीमारी लगाने के लिए नई चाल चलता है। अपने किसी आदमी से रानो जी को कहलवाता है कि साईं के पास हर चीज़ का इलाज है। अब बेचारे रानो जी पहले कभी साईं से मदद लेने गए नहीं थे, इसलिए द्वारका माई तक जाते हैं, फिर लौट आते हैं, जाते हैं फिर लौट आते हैं। जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही। आकर वो अपना कई कंबल में अपने आप को छुपा के जंगल में बैठे रहते हैं। बाबा अंतर्यामी हैं, बाबा तो सब देख रहे हैं। बाबा स्वयं रानो जी को अपने साथ द्वारका माई लेकर आते हैं कि तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। रानो जी ना नुकुर करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कि कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होती, सबरी रखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और तुम्हें जंगलों में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे साथ द्वारका माई में रहोगे। इस तरह से दोस्तों बाबा ने रानो जी को द्वारका माई में रख लिया। अब माधव प्रतिदिन कुलकर्णी को रिपोर्ट देता है, लेकिन रात को होने वाले दर्शन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि साईं कोई आम आदमी नहीं है, वो बाबा की आधी बातें कुलकर्णी को बताता ही नहीं है। रिपोर्ट के नाम पे झूठी सच्ची कि वो आया था, पड़ोसी लंगड़ा आया था, एक लंगड़ा व्यक्ति आया था, और कुलकर्णी किसी भी गांव वाले का नाम ले देते रहे, और कुलकर्णी समझ जाता है कि हाँ कोई रोड की रिपोर्ट सच्ची है कि वो बंदा गया होगा। इस तरह से दोस्तों आज की कथा यही समाप्त करते हैं। रानो जी द्वारका माई में बाबा के